लेक्चर किसका, हमारी स्पीड केमिस्ट्री सीरीज का। ठीक, नीट की जो हमारी स्पीड केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और ये हमारे पास कुछ आपको पता होगा प्लान है किस तरीके से हम लोग चलने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता है तो अभी बता देता हूं। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक, उसके बाद हम लोग इस तरीके से मूव थ्रू करने वाले हैं। पीरियोडिक टेबल में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, चलो वो देख लेते हैं एक बार। पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ लिया है। उसके अलावा हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस भी पढ़ लिया है। आज जिस बात पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, आज हम लोग देखेंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या रोल है और किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। मेरे बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी। देखो, अगर मोटी मोटी डेफिनेशन बताई जाए तो क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। और जो इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो वो आउटर मोस्ट शेल से होना चाहिए। तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं डेफिनेशन को। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। देखो, इस डेफिनेशन में ही सारे राज छुपे हुए हैं। ठीक, बहुत सारी चीजें यहां पर छुपी हुई है। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, सब बच्चे इसको याद रख लेते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। ठीक, इतना याद रख लेते हैं। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि वो एक आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मेरे पास मान लो M सॉलिड है और मैंने यहां से बना दिया M प्लस गैस बना दिया, लेट सपोज करो। ठीक, तो यहां पर जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुई है, यहां पर ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन निकला है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, लेकिन वो आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर नहीं है। ठीक, ध्यान रखना, आपको लेना कैसा है, आपको एटम कैसा लेना है, आइसोलेटेड लेना है और गैसियस लेना है। फिर आपको उसमें से क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। और इस केस में जो एनर्जी होगी वो होगी IE, टू बी मोर प्रिसाइज इसको बोला जाएगा IE1। ठीक है, IE1। और आउटर मोस्ट ही क्यों, क्योंकि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो सबसे बाहर वाला ही निकलेगा, क्योंकि उसी पे सबसे ज्यादा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, उसी पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू कम होगी, तो वही वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्लियर है? चलिए, बात ये तो समझ में आ गई। तो बहुत आसान सी चीजें हैं। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड, ठीक है, मोस्ट लूजली बॉन्डेड बोल सकते हो, बाउंडेड हो सकता है, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, ये तो होता है आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात। चलिए अगला देखते हैं। जैसे कि इस टाइप का एक सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एनर्जी करस्पॉन्ड्स टू फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ओनली। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जो प्रोसेस है वो आयनाइजेशन एनर्जी के करस्पॉन्ड है। ठीक है, फर्स्ट बोल दिया, स्टिल आप आयनाइजेशन के एनर्जी के बताओ। तो देखो, X2 गैस से X प्लस बनाना प्लस एक इलेक्ट्रॉन, यहां गैस तो है लेकिन ये एटम नहीं है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एटम नहीं है, एक मॉलिक्यूल है। ठीक, यहां पर ये एक्वस है, नहीं काम चलेगा। यहां पर ये सॉलिड है, नहीं काम चलेगा। कहां काम चलेगा, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर। तो ये तो बहुत बेसिक सा सवाल है, क्योंकि अभी हम लोग स्टार्ट ही किया है टॉपिक, है ना, हम लोगों ने अभी स्टार्ट ही किया है। चलो अब बात करते हैं हम लोग सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की। ठीक है, बेसिकली सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। देखो, आपने एक गैस था एटम, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, M प्लस गैस बना दिया, फिर भी नहीं रुक रहे, मान ही नहीं रहे तुम, तो एनर्जी दिए जा रहे हो, फिर एक और बना दिया, फिर उसके बाद फिर भी नहीं मान रहे हो, फिर एक और बना दिया। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हो, निकालते जा रहे हो। तो यहां लगेगी क्या, IE1, यहां लगेगी IE2, यहां लगेगी IE3। ठीक, पहला पॉइंट, आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, क्योंकि आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। सिंपल सा लॉजिक है, आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट में काम कर रहे हो। ठीक है, न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठा है और तुम बोल रहे हो मेरे को तो इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो वहां पर आपको क्या होगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक, एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक, तो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहे हो। यहां पर देखो, प्लस चार्ज आया, यहां पर +2 होगा और यहां +3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में बात करी थी कि Z इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। जैसे जैसे प्लस चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे Z इफेक्टिव बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं लेकिन प्रोटॉन्स तो उतने ही है।
तो प्रोटॉन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। जेड इफेक्टिव क्या होता है, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हर बार एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हर बार एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो IE3 हो जाएगा सबसे ज्यादा, फिर हो जाएगा हमारे पास IE2 और फिर हो जाएगा हमारे पास IE1। तो बेसिकली यहां से क्या कंक्लूजन करते हैं कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा बढ़ती है। ठीक, कभी कभार एग्जामिनर बोल देता है कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी किस केस में कम होगी, मतलब आपके दिमाग के साथ खेलने के लिए ऐसा बोल देगा कि बताओ कौन से केस में IE2 की वैल्यू IE1 से कम होगी। ठीक है, ये एक टाइप का ट्रिक क्वेश्चन होता है जहां पर आपको दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा, सिंपल सा फंडा याद रखना है कि भैया आयनाइजेशन एनर्जी तो हमेशा क्या होती है, बढ़ती ही जाती है। आयनाइजेशन एनर्जी तो हमेशा बढ़ती ही जाती है। क्लियर है पॉइंट? तो इसलिए ध्यान रखो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें ऐसा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई एटम हो ही नहीं सकता गैसियस जिसमें एनर्जी आपको देनी ना पड़े, मतलब कम देनी पड़े, सेकंड केस में कम देनी पड़े, नहीं, हमेशा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती ही बढ़ती है। तो यहां पर भी कुछ इस तरीके का दे रखा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे आयनाइजेशन एनर्जी इफेक्ट होती है। बेसिकली हम लोग इसके बाद पीरियोडिसिटी की बात करेंगे कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, ग्रुप में क्या होता है, और थोड़ा सा इसके डेटा जो है, मतलब इसके जो ट्रेंड्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एटॉमिक रेडियस के होते हैं वैसे आयनाइजेशन एनर्जी के कुछ ऐसे ट्रेंड्स हैं जो बहुत ज्यादा काम के होते हैं। ठीक, तो उनको भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ठीक है, आप पहले इसको जेड इफेक्टिव से भी देख सकते हो, है ना, जेड इफेक्टिव से भी देख सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, है ना, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो पहला पॉइंट। उसके बाद साइज के हिसाब से सोचो, देखो अगर हमारे पास एक इस तरीके का सिनेरियो है, मान लो यहां पर है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यहां पर साइज बढ़ गया, साइज बढ़ गया, ठीक है, साइज बढ़ गया, बेसिकली शेल नंबर भी बढ़ गया, साइज बढ़ गया, बेसिकली शेल नंबर भी बढ़ गया। तो यह इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन इधर है। अगर ये R1 है और अगर ये R2 है तो हमारी आंखें खुली हुई हैं, हमें साफ साफ दिख रहा है क्या कि R2 ग्रेटर देन R1 है। सर R2 ग्रेटर देन R1 है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KQ1 Q2 अपॉन R²। ऐसे लिख दिया है ना, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में काफी पढ़ते हो आप इसको। तो अगर ये बढ़ेगा तो ये वैल्यू क्या होगी, कम। अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की जो ताकत है न्यूक्लियस की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अगर कम हो गई तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना आसान हो जाएगा तो आयनाइजेशन की वैल्यू, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस केस में कम हो जाएगी। इसीलिए हम लोग बोल देते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर, डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, साइज बढ़ता है, या फिर बोल सकते हो शेल नंबर बढ़ता है। शेल नंबर अगर बढ़ता है, शेल नंबर अगर बढ़ता है तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होती जाएगी। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कुछ ज्यादा इसमें अपने को रॉकेट साइंस नहीं लगानी, सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर आयनाइजेशन एनर्जी। ओके सॉरी, आंसर दिखा दिया मैंने गलती से, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, मैग्नीशियम की या फिर कैल्शियम की। तो हमें पता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यानी कि ये दोनों है तो एक ही ग्रुप के। और ये भी पता है कि मैग्नीशियम आता है ऊपर और कैल्शियम आता है नीचे, या बेरिलियम आ जाता है, बाकी के लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो यहां पर अगर आप इस तरीके से आ रहे हो डाउन द ग्रुप, अगर आप आ रहे हो डाउन द ग्रुप तो क्या होगा, यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो किसकी ज्यादा होगी, मैग्नीशियम की ज्यादा होगी, ठीक है, मैग्नीशियम की क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि उसका साइज कम होता है। ये वाला पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है। इसीलिए लेफ्ट टू राइट जाने पर हम लोग देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। उसमें भी कुछ आपके पास एक्सेप्शंस आएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक। चलो अगला है आपके पास मैग्नीशियम और Na। अगेन
फिर मैंने आंसर दिखा दिया गलती से, ध्यान नहीं रहा मुझे। मैग्नीशियम और Na, वो आजकल क्या सिंगल करेक्ट की आदत हो रखी है ना, तो 4 ऑप्शंस देखने की आदत है भाई, ये पढ़ता ही नहीं हूँ। मैग्नीशियम और Na में किसका ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी? तो अगर आपको पता है यहां होता है Na और यहां होता है मैग्नीशियम, एक ही पीरियड के अंदर होते हैं। कौन सा पीरियड होता है? थर्ड पीरियड के अंदर होते हैं। सोडियम लेफ्ट में होता है, मैग्नीशियम राइट में होता है। यहां जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जाने पर Z इफेक्टिव बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर Z इफेक्टिव बढ़ता है। Z इफेक्टिव अगर बढ़ गया तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी बहुत अपना ज्यादा टफ वाला पार्ट नहीं चल रहा है कि हाँ बहुत कुछ खास बता दिया हूं मैंने। ठीक है, अभी बिल्कुल नॉर्मल सा चल रहा है, ऐसा कुछ खास नहीं चल रहा है, आएगा आगे, वक्त है, मौका है। ठीक है, आएगा भी। ठीक है, मैग्नीशियम क्योंकि उसका Z इफेक्टिव क्या होता है? ज्यादा होता है। आयंस विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल हैव मोर आयनाइजेशन एनर्जी, तो हमारे को वैसे ही समझ में आ गया, इसमें कौन सा नया बता दिया आपने। ठीक, चलो यहां पर आता है काम पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल्स। अब इसका क्या मतलब है वो समझना। देखो अगर मैं लिखता हूं लिथियम, है ना, लिथियम, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है बेरिलियम, फिर आता है बोरॉन, कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और आता है आपका नियोन। ठीक, कॉन्फ़िगरेशन भी लिख ही लेते हैं साथ ही साथ में। ये होता है 1s2 2s1, ठीक, ये होता है 2s2, फाइन, बाहर का लिख रहा हूं क्योंकि बाहर से ही मतलब है। ये होता है 2s2 2p1, ये होता है 2s2 2p2, ये होता है 2s2 2p3, ये होता है 2s2 2p4। ठीक है, राइटिंग को जाना मत मेरी। ठीक, ये होता है 2s2 2p5 और ये होता है 2s2 2p6। ठीक, चलो अब दिमाग हमारा ये कहता है कि सर ने तो अभी बताया था कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो Z इफेक्टिव बढ़ रहा है। अगर सर Z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो क्या होगा? ये बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो सर Z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़नी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ऑर्डर कैसा होता है? देखो यहां से गए तो यहां, लेकिन यहां पर इधर का खेल हो गया, इधर फिर इधर, फिर इधर, फिर यहां एक बार खेल होता है, फिर उसके बाद इस तरीके से चलने लग जाता है। ठीक, तो बेसिकली हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास 2 जगह पर खेल हो गया, 2 जगह पर खेल हो गया। एक तो कौन सा? देखो लेफ्ट टू राइट गया तो बेरिलियम की तो लिथियम से ज्यादा ही होनी थी, सही बात है, लेकिन बोरॉन की क्यों कम हो गई? फिर आता है उसके बाद वापस लेफ्ट टू राइट गया तो ऑक्सीजन की तो ज्यादा होनी चाहिए थी नाइट्रोजन से, लेकिन कम हो गई। 2 कारण और दोनों के अलग अलग लॉजिक है। ठीक है, दोनों के अलग अलग लॉजिक है। यहां काम करती है आपकी क्या, जो नीचे लिखी हुई है, दैट इज योर पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, बहुत बार मैंने बच्चों से सुना है इसका लॉजिक क्या होता है, बोल देता है सर बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन भरा हुआ है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा सुना है, ये सुना है मैंने कि बेरिलियम का फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। अगर 2s2 फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, अगर 2s2 फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो मैं आज से केमिस्ट्री पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, बोल रहा हूं मैं ये बात कि अगर 2s2 फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो मैं आज से केमिस्ट्री पढ़ाना छोड़ रहा हूं। ठीक है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 NP6 वाली बात। ठीक है, ऑक्टेट के हिसाब से चलती है बातें। फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन तो किसी का भी नहीं है यहां पर, नियॉन को छोड़ के। ठीक है, तो यहां पर फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है भाई, यहां पर लॉजिक होता है पेनिट्रेशन पावर का। पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या है? यहां पर देखो शेल नंबर सेम है, यहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है P से और यहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है S से, तो जो S होता है वो न्यूक्लियस के क्या होता है? पास होता है, पेनिट्रेटेड होता है। ठीक है, पास होता है, पेनिट्रेटेड होता है, मतलब उसका न्यूक्लियस के पास होता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? S पे ज्यादा होती है। ठीक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? ज्यादा होती है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है और यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो यहां इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी का फर्क आता है। दिमाग में सवाल आता है कार्बन के साथ क्यों नहीं करा? कार्बन के साथ क्यों नहीं करा? क्योंकि P तो उधर भी है, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप ऐसे ही निकाल रहे तो बेरिलियम का तो फिर कार्बन से भी ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक, ऐसा नहीं होता है। जब भी आप पेनिट्रेशन पावर का इफेक्ट कंसीडर करते हो तो ध्यान रखना एडजेसेंट एलिमेंट्स को ही कंपेयर करोगे। अगर आप ये वाला लॉजिक लगा रहे हो या फिर यहां पर जो आने वाला लॉजिक है दैट इज योर हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप यहां पर लॉजिक लगाते हो, जैसे कि पता ही होगा सबको कि यहां पर हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, नहीं है तो मैं बता रहा हूं, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से नाइट्रोजन स्टेबल होता है
और स्टेबल होने की वजह से क्या होता है, स्टेबल होने की वजह से क्या होता है, एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है नाइट्रोजन को। ठीक है, वो अच्छा भला बैठा हुआ है, तुम चलेगा इलेक्ट्रॉन निकालने, उसने बोला मैं स्टेबल हूं, तो बोलेगा ऐसे थोड़ी, तुम्हें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखना है ये पॉइंट्स जो होते हैं ये एडजेसेंट में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नाइट्रोजन और फ्लोरीन को कंपेयर कर रहा हूं, नहीं, हमेशा एडजेसेंट में ही काम करेंगे। तो इसीलिए यहां पर काम करता है पेनिट्रेशन पावर का लॉजिक, यहां काम करता है आपका क्या, हाफ फिल्ड। ठीक है, लिख देता हूं, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन जो ये लॉजिक है ये यहां पर 3 पीरियड में ही काम करता है। आपको ये जो लॉजिक है ये 3 पीरियड में ही देखने को मिलेगा, जैसे नाइट्रोजन, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। देखो अपन तो ट्रिक से लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आया था ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है, ये और ये, और स्टाइल से टीपो। ठीक है, टीपो, ओ सॉरी, क्लियर है। देखो ये यहां पर काम करेगा, यहां पर काम करेगा, यहां पर काम करेगा, लेकिन यहां पर काम नहीं करता है। लेकिन ये लॉजिक यहां पर काम नहीं करता है, ध्यान रखना। ये काम करता है 3rd, 4th और 5th पीरियड तक। 5th पीरियड के बाद सिनेरियो बदल जाता है। ठीक है, 5th पीरियड के बाद सिनेरियो बदल जाता है, नीचे आते जाते हैं तो सबशेल्स के बीच की एनर्जी क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। ठीक है, नीचे आ रहे हैं तो शेल नंबर बढ़ रहा है तो सबशेल्स के बीच की एनर्जी कम होने लग जाती है। तो जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाली बात है वो सिर्फ कौन से पीरियड तक लागू है, 3rd, 4th और 5th पीरियड तक ही लागू होती है। तो ये होता है हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। सेम आप काम करते हो किसके लिए, पेनिट्रेशन पावर के लिए। सेम लॉजिक हम लोग पेनिट्रेशन पावर के लिए भी लगाते। ठीक, तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, समझ में आ गई। तो फाइनल ऑर्डर, काफी सारे बोल रहे होंगे कि फाइनल ऑर्डर तो बता दो। फाइनल ऑर्डर हो जाएगा नियॉन, यहां पर फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद आएगा नाइट्रोजन क्योंकि शिफ्ट हुआ था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद आएगा बेरिलियम, फिर आएगा बोरॉन और फिर आ जाएगा लिथियम। ये हो जाएगा फाइनल ऑर्डर। इस तरीके से हम लोग चलते हैं। क्लियर है। चलो थोड़ा सा अब आपको कुछ बातें बतानी है और एक पॉइंट बताता हूं। जैसे आपके पास क्या होता है, कभी कभार IE1 ना बोलते हुए वो IE2 कंपेयर करने को बोलता है। समझो, वापस से लिखेंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। वापस से लिखा। ठीक, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसका होता है 2s1, 2s2, 2s2 2p1, 2s2 2p2। देखो मेहनत कर रहा हूं यार, ठीक है, मेहनत कर रहा हूं, वीडियो को लाइक जरूर करना, इतना लिखना पड़ रहा है मुझे। 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5 और 2s2 2p6। ठीक, अब एक्चुअली यहां जो क्वेश्चन दूसरे टाइप का फ्रेम होता है वो बोल देगा IE2 कंपेयर करो। दिमागदार होगा ना वो, थोड़ा सा भी अगर उसने आपका क्वेश्चन टफ करने की कोशिश करी तो बोल देगा IE2 कंपेयर करो। ठीक है, IE2 कंपेयर करते हैं तो समझ में नहीं आता क्या करना है। सबसे पहले देखो, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या सिचुएशन यहां पर होगी, क्योंकि IE2 कंपेयर करनी है तो मुझे पहले IE1 के हिसाब से सोचना है। समझना, IE2 कंपेयर करनी है तो पहले मैं IE1 तो कर दूं। IE1 करने के बाद क्या होगा, इधर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा क्या, 1s2। भाई 2s में एक इलेक्ट्रॉन था, चला गया तो इधर हो गया 1s2, इधर हो जाएगा 2s1, इधर हो जाएगा 2s2। ठीक है, ओ राइटिंग बड़ी, वापस से लिख देते हैं यार, क्या दिक्कत है, 2s2। ठीक, यहां हो जाएगा क्या, 2s2 2p1, यहां हो जाएगा 2s2 2p2, यहां हो जाएगा 2s2 2p3, यहां हो जाएगा 2s2 2p4 और यहां हो जाएगा 2s2 2p5। ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद की सिचुएशन है। ध्यान रखना कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है तो IE1 के बाद आपको ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों करा भाई, सिंपल सा लॉजिक है। मेरे पास था M गैस, यहां से निकाला एक इलेक्ट्रॉन, यहां लगी IE1, ठीक है, M गैस प्लस। मुझे IE2 कंपेयर करनी है तो मैं इसको स्टार्ट पॉइंट मानूंगा। समझ गए, मैं यहां पर इसको स्टार्ट पॉइंट मानूंगा। मुझे अगर IE2 कंपेयर करनी है तो अब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं है, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो मुझे उसके हिसाब से ही क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। लिख दिया। अब देखो, लिथियम ने अटेन कर लिया हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और एक पॉजिटिव चार्ज भी आ रखा है, आप लोगों को पता होगा। यहां पर ये सब किस में आ चुके हैं, अब प्लस के अंदर। ये वाला भूल जाओ, ये वाला भूल जाओ, आप ये वाला भूल जाओ। ठीक है,
तो ये हो गया 1s2 2s1 2s2 2s2 2p1 ये दिमाग में। ठीक, ऑर्डर में एक खास बात यह है कि लिथियम सबसे आगे आ चुका है। अब पहले देखो लिथियम सबसे पहले था, सबसे पीछे था IE1 में, लेकिन IE2 में लिथियम सबसे आगे आ चुका है क्योंकि वो अटेन कर चुका है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का। तो लिथियम सबसे आगे आ गया। ठीक, लिथियम के बाद अपने को नॉर्मल लॉजिक लगाना है। देखो यहां नजर पड़ी, मेरे को दिखा यहां पर हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, यहां नजर पड़ी मुझे दिखा क्या, मुझे दिखा पेनिट्रेशन पावर का इफेक्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? तो लिथियम के बाद देखो कौन लाऊंगा, लिथियम के बाद में ले आया नियॉन, हैलोजन वाला कॉन्फ़िगरेशन पकड़ के बैठा हुआ है। अब नियॉन के बाद देखो ऑप्शन है फ्लोरीन का और ऑक्सीजन का। यहां पर हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, जो लॉजिक पहले लगाया था सेम लॉजिक लगा दो, ऑक्सीजन आ जाएगा आगे और फ्लोरीन। सब पे एक एक प्लस चार्ज जोड़ते जाना, ठीक है। नहीं तो अगर आपको यह बोला है कि आप IE2 कंपेयर करो तो प्लस चार्ज मत लगाओ, क्योंकि मैं फाइनली इसको IE2 लिख दूंगा, ठीक है। IE2 फॉर सेकेंड पीरियड। फ्लोरीन के बाद कौन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहां लगेगा पेनिट्रेशन पावर का लॉजिक, तो कार्बन और बोरोन में बोरॉन आएगा, फिर आएगा कार्बन, फिर आ जाएगा कौन, बेरिलियम। आप बोलोगे बेरिलियम को आगे क्यों नहीं लाए, बेरिलियम को आगे क्यों नहीं लाए, क्योंकि कार्बन का जेड इफेक्टिव बेरिलियम से अभी भी ज्यादा ही है। तो मैंने जो बात बोली थी कि वो एडजेसेंट में कंपेयर करना, तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल ऑर्डर, और इसको मैं क्या लिख रहा हूं, इसको लिख रहा हूं मैं IE2 ऑफ सेकेंड पीरियड, IE2 ऑफ सेकेंड पीरियड। और इन्हीं सब के ऊपर अगर आप प्लस चार्ज लगा दोगे तो अब आपका सिरा जो है वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट यहां हो चुका है, और इनके हिसाब से इसको भूल जाओ तो अब IE1। क्वेश्चन में पूछा था IE2 कंपेयर करने को, डायरेक्टली बोलेगा IE2, तो इस तरीके से अपने को चलना है, ठीक है। IE2 का ऑर्डर अपने पास ये आता, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया, जरूरी था। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स, तो ये कहानी अपन देख ही चुके हैं सब, ये तो फ्री हो गया, अपने को दिमाग में आते हैं। P3 D5 F7 D10 F14 ये सब कुछ होता है, तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। ये सारा हो गया है ना, इसमें कुछ बचा नहीं खास। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है पीरियोडिसिटी की, तो कुछ होते हैं यहां पर लफड़े। लफड़ा पहला जो लफड़ा नंबर 1 है, लफड़ा नंबर 1 आता है इस फैमिली के साथ, ठीक है। बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, समझना। डाउन द ग्रुप आने पर, डाउन द ग्रुप आने पर क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। डाउन द ग्रुप आने पर साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी, ठीक। ऑब्वियसली बोरॉन की ज्यादा होती है, किससे, एल्यूमिनियम से। लेकिन अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने एटॉमिक रेडियस में इसके बारे में बताया था कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, ठीक। पुअर शील्डिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहां पर किसकी, यहां पर सॉरी उल्टा कर दिया, यहां पर गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो लॉजिक पहला गया यहां पर, ठीक। अब यहां पर एक कंफ्यूजन होता है कि अब गैलियम के बाद क्या करें सर, हाथ पैर भूल गए है ना, गैलियम के बाद क्या करें, अरे गैलियम से इंडियम आ रहे हो तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। गैलियम से इंडियम आ रहे हो, इंडियम का साइज क्या होता है, ज्यादा होता है, गैलियम का कम होता है। तो साइज के हिसाब से सोचो, साइज के हिसाब से सोचोगे तो गैलियम वैसे ही जीत जाएगा। यहां सोचने लग जाओ तो सर इधर क्या लॉजिक था, अरे इधर साइज का लॉजिक है, यहां आया है जो एक्सेप्शन आया है, यहां साइज का लॉजिक है। फिर आ जाता है उसके बाद क्या, फिर आ जाता है उसके बाद हमारे पास इंडियम और थेलियम, अगेन यहां पर 4f की होती है, यहां पर 4f की होती है, तो यहां आ जाएगा इस तरीके से, ठीक। फाइनल ऑर्डर कैसा दिखता है, फाइनल ऑर्डर दिखता है B, फिर Tl, फिर आ जाता है आपका कौन, गैलियम, फिर आ जाता है आपका गैलियम, फिर आ जाता है आपका एल्यूमिनियम, और सबसे लास्ट पहुंच जाता है इंडियम, सबसे लास्ट पहुंच जाता है इंडियम। जितने चांद सितारे हो सकते हैं लगा लो, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट दिस, ठीक। इसको याद करने का जो सिंपल सा तरीका है, अगर आप सोचो तो ये होता है आयनाइजेशन एनर्जी और ये होता है Z एटॉमिक नंबर, इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। W, ठीक है, गोवा में था ना W, वैसा W, तो ये होता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, उसके बाद आ जाएगा गैलियम,
इसका इंडियम और फिर आता है थेलियम। ये वाला पीक ध्यान रखना, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप याद भी रख सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो सिनेरियो कुछ आपका इफेक्टिवनेस का कहां पर होता है, आपको ये चीज देखने को मिलेगी 4f की, मतलब कार्बन फैमिली के भी ऊपर। देखो यहां हो रही थी 3d इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग, यहां हो रही थी 3d इलेक्ट्रॉन्स की, और यहां हो रही थी 4f इलेक्ट्रॉन्स की। ज्यादा इफेक्टिव कौन है डेटा के हिसाब से? अगर मैं देखूं डेटा के हिसाब से मैं देखूं तो थेलियम गैलियम से ऊपर चला गया। देखना दोनों जगह पुअर शील्डिंग हुई है, लेकिन डेटा के हिसाब से देखूं तो थेलियम गैलियम से ऊपर चला गया। तो इसका मतलब जो 4f की पुअर शील्डिंग होती है वो ज्यादा प्रोनाउंस्ड होती है, या फिर बोल सकते हो आप वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, उसका इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है। और इसी वजह से अगर मैं बात करूं, कहे सीता जी सुनो प्रभु की, ठीक है, तो यहां पर ये चलता रहता है, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर 3d इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग ज्यादा प्रोनाउंस्ड नहीं होती है, लेकिन 4f इलेक्ट्रॉन की होती है। बेसिकली 4f की पुअर शील्डिंग होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डी इलेक्ट्रॉन्स। f इलेक्ट्रॉन्स की जो शील्डिंग है वो ज्यादा पुअर होती है, और इसीलिए हमें यहां पर सिर्फ इधर इफेक्ट देखने को मिलता है, बाकी जगह देखने को नहीं मिलता है। तो कार्बन का एक्सेप्शन याद रखना है। कार्बन फैमिली में सिर्फ एक एक्सेप्शन होता है। एक एक्सेप्शन कौन सा वाला होगा? 4f की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा? 4f की वजह से होगा, 3d की वजह से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो d की शील्डिंग है पुअर और जो f की है उसमें ज्यादा बेकार कौन है? f। ओके, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा देखो ये होता है 5d 4d 3d वाला, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं तो 3d, फिर होता है 4d और होता है फिर 5d। चलो डी ब्लॉक भी दिखी गया तो बात ही कर लेते हैं। यहां पर 3d की होती है ज्यादा, यहां पर 3d की होती है ज्यादा, और 5d की हो जाती है ज्यादा। डाउन द ग्रुप आए, यहां काम करा साइज का लॉजिक, यहां काम करा f इलेक्ट्रॉन्स का लॉजिक। बात समझ गए? यहां पर साइज काम करा, यहां पर f इलेक्ट्रॉन्स काम करा। अगेन ये वाला जो इफेक्ट होता है, ये वाला जो इफेक्ट होता है वो आपको यहां देखने को नहीं मिलेगा। ये कौन सा वाला ग्रुप है? ग्रुप नंबर 3, जहां पर मैंने आपसे बोला था कि f इलेक्ट्रॉन्स अभी आए ही नहीं है। तो कुछ इस तरीके का ऑर्डर देखने को मिल जाता है। तो ये वाला आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि इस तरीके से चलता है। इसी से रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन है, इसी से रिलेटेड, जगह नहीं मिल रही, इसी से रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन है, वो होती है निकल पड़े पिंटू, ठीक है, निकल पड़े पिंटू। तो भैया निकल पड़े पिंटू में आपको देखने को मिलता है 4s2 3d8। मैंने बताया था एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है। एक पूरा ग्रुप ऐसा है पीरियोडिक टेबल का जहां हर एक मेंबर का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। पैलेडियम का हो जाता है हमारे पास क्या? पैलेडियम का हमारे पास क्या हो जाता है? चलो लिख देते हैं 5s2 सॉरी 5s04d10, पूरा भर गया d। उसके बाद प्लैटिनम कोई फर्क पड़ता नहीं है, पर लिख देते हैं 6s1 5d9, 6s1 5d9, ठीक है। तो देखो प्लैटिनम की तो पैलेडियम से ज्यादा होनी ही थी, प्लैटिनम की तो पैलेडियम से ज्यादा होनी ही थी, लेकिन पैलेडियम की भी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। किससे? निकल से। और यहां कारण बनता है क्या? आपको खुद दिख रहा होगा 4d10 पूरा भरा हुआ कॉन्फ़िगरेशन है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहां पर पैलेडियम की क्या हो जाएगी? निकल से भी ज्यादा। तो ये अगेन एक और इंपॉर्टेंट हो जाता, ठीक है, ठीक। तो ये हो जाता हमारे पास पैलेडियम वेलेडियम का, इस तरीके से सिनेरियो हमारा चलता है, ठीक। अब आ जाती है बात एप्लीकेशंस की। तो एप्लीकेशन होता है आयनाइजेशन एनर्जी का। 3D सीरीज भी कुछ होती है, 3D सीरीज में भी आपको एक दो जगह एक्सेप्शन देखने को मिल जाते हैं ना, 3D सीरीज में भी हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब आ जाता है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो हमारे पास होता है सबसे पहला मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। क्या होता है? मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। सबको पता है मेटल वो होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो अच्छा मेटल वो है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर ले। तो सिंपल सा पॉइंट है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। जितनी IE की वैल्यू कम होती जाएगी उतना ही मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि डाउन द ग्रुप आ रहे हो, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, Z इफेक्टिव बढ़ रहा है,
जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और साथ ही साथ में नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी देखने को मिल रहा है, जो कि पीरियोडिक टेबल खुद अपने आप को जस्टिफाई करती है। एस में आपको दिखता है साफ साफ, लेफ्ट में हमारे पास कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं, और राइट में जाते जाते हैं तो नॉन मेटल्स आने लग जाते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉन मेटल्स आयनाइजेशन एनर्जी इज हाई, सिंपल। ठीक, बात करते हैं फिर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स की। ऑब्वियस सी बात है, मेटल क्या करना चाहता है, मेटल अपनी दुनिया में इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। सोडियम अगर NaCl बनाता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाता है, तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। जितनी ये वैल्यू कम होगी उतनी ही ज्यादा ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। बहुत आसान सा इसका एक एग्जांपल है, वो एक प्योर एक्सपेरिमेंट है कि अगर आप बात करते हो सोडियम की, तो आप लोगों को पता होगा सोडियम को पानी में अगर फेंकते हैं या फिर मतलब डालते हैं तो एक अच्छी खासी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना, सबको पता है। तो ध्यान रखना, थूकना मत उस पर, या फिर मॉइस्ट हाथ या कुछ भी हो ना तो मत करना। साथ ही साथ में सीजियम भी कुछ इसी तरीके का बिहेवियर शो करता है। सीजियम भी कुछ ऐसा ही करता है, जब पानी में फेंकते हैं तो वो भी जलता है। लेकिन जो सीजियम का केस है, सीजियम का जो केस होता है, अगर आपको पता हो, सीजियम इन हैंड, हाथ में आते ही, जैसे अगर ट्यूब में भरा हुआ है और अगर मैंने हाथ में ले लिया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, अगर ऐसे छोड़ दिया तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक, तो मतलब ज्यादा फर्क नहीं होता है इसके मेल्टिंग पॉइंट में, तुरंत सॉलिडिफाई भी होता है और लिक्विफाई भी हो जाता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट में नहीं होता। अगर एक दीवार गीली भी है और उस पर अगर मैं सीजियम फेंक देता हूं, सीजियम लिक्विड अगर मैं फेंक देता हूं, तो वो काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। और इसको आप एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हो कि सीजियम की कितनी ज्यादा रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे आ रहे हो तो सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, इसीलिए उसकी रिएक्टिविटी भी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एन एलिमेंट। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ एन एलिमेंट is greater than equals to 16 electron volt, then its lower oxidation state is stable। कुछ ऐसा बोला है, समझते हैं इसको क्या कहना चाह रहे हैं। भाई मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो बना लिया Mg प्लस गैस, तो यहां लगी IE1। ठीक, फिर उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, फिर इसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो यहां लग गई एनर्जी मान लो IE2। मान नहीं रहे तुम, है ना, तुम लोग मान नहीं रहे, माने ही नहीं, हम तो नहीं मान रहे, लो ये लो, ऐसा कर दिया IE3। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालते ही जा रहे हो। अब बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू अगर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो जाती है तो उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल हो जाएगी। हमें पता है मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 2 होती है, कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है ना, सिंपल सा पॉइंट है। तो यहां पर भी वो वही कर रहा है। आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, आपने कोई एनर्जी दी IE1, फिर आपने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, आपने एनर्जी दी IE2, और यहां पर एक गारंटी है क्या, जो IE1 है और जो IE2 है। बेसिकली अगर मैं लिखना चाहूं तो इस तरीके का चलने वाला है सिनेरियो कि IE3 के वैल्यू काफी ज्यादा होने वाली है किससे, IE2 और I1 से। और उसका लॉजिक भी है, ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पकड़ चुका है इनर्ट गैस का, तो ऑब्वियसली बात है एक इलेक्ट्रॉन अगर आप और निकाल रहे हो तो एनर्जी आपको ज्यादा ही देनी पड़ेगी। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि IE3 की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा आती है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ठीक है, क्या होती है, ज्यादा आती है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। लेकिन मान लो अगर आयनाइजेशन एनर्जी लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बेसिकली ये सब बातें पी ब्लॉक में ज्यादा सूट करती हैं, जहां पर हमारे को अलग अलग प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलती है। एस ब्लॉक में तो सबको पता है कि एल्कली मेटल्स की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की +2 होती है। इसका इस्तेमाल जो जनरली आता है वो आता है आपका पी ब्लॉक के अंदर। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने पर जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की जो स्टेबिलिटी कम होने लग जाती है। जैसे हमारे पास आया था फिर से ये नवाब, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक, हमें पता है कि भाई ये +3 भी है, +1 भी है, +3 भी है, +1 भी है, +3 भी है, +1 भी है, +3 भी है, +1 भी, इस तरीके से चलता है। ठीक, थेलियम की जो इच्छा होती है, वो होती है +1 में रहने की।
थेलियम की जो इच्छा होती है वो +1 में रहने की होती है। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, डाउन द ग्रुप आ रहा हूं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब यहां पर थेलियम +3 में भी हो सकता था और +1 में भी हो सकता था, लेकिन किसमें रहना पसंद करता है, +1 में। किसमें रहना पसंद करता है, +1 में। ठीक, और हमें इसका लॉजिक भी पता है कि यहां पर आते हैं 4f के इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑब्वियसली इसकी आयनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और वो वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू क्रॉस कर जाती है किसको, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। मतलब थेलियम से आपने, मैं बार बार नहीं लिखूंगा गैस, थेलियम प्लस बनाया, फिर आपने क्या करा, थेलियम +2 बनाया, और फिर बनाया थेलियम +3। ठीक, ऑब्वियस सी बात है। एक चीज और ध्यान रखना, आप एक स्पीशीज में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन निकाल के छोड़ देगा, नहीं, वहां पर कोई ना कोई होगा जो इसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जैसे NaCl का केस है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लेकिन क्लोरीन उसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट करता है। दोनों के बीच में एग्जिस्ट करने लग जाता है एक आयनिक बॉन्ड या आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयंस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से ही स्टेबिलिटी आती है। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट होता है। ठीक, तो ऑब्वियसली यहां पर भी खर्चा हो रहा है, यहां पर भी खर्चा हो रहा है, और यहां पर भी खर्चा हो रहा है, समझना। तीनों जगह खर्चा हुआ, तीनों जगह खर्चा हुआ, लेकिन यहां पर जो खर्चा हुआ वो थोड़ा कम था, और यहां पर जो खर्चा हुआ वो बहुत ज्यादा हो गया। ऑब्वियसली सक्सेसिव तो बढ़ेगी, लेकिन जो सक्सेसिव का इंक्रीमेंट है वो क्या हो चुका है, काफी ज्यादा हो चुका है। इसीलिए बोला कि 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज्यादा हो रही है तो आपकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती है, स्टेबल होती है। अब आप बोलोगे क्यों बढ़ी, क्योंकि यहां पर 4f की पुअर शील्डिंग हुई थी। सेम कार्बन फैमिली में होती है। पीबी की अगर मैं बात करता हूं, लेड की अगर मैं बात करता हूं, तो उसकी +2 वाली ज्यादा स्टेबल होती है +4 से। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं बिस्मथ की, तो बिस्मथ में भी +3 वाली ज्यादा स्टेबल होती है +5 से। और सबका एक लॉजिक होता है क्या, सबका एक लॉजिक होता है क्या, कि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, इस वैल्यू से ज्यादा हो जाती है। ध्यान रखना, इसी को बोला जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। मतलब कि जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से वाले जा रहे हैं, बाहर वाले। 2s2 अगर 2p1 बोलता हूं, ठीक है, तो ये अगर बोलता हूं मैं ns2np1 है, ठीक, तो इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन ही निकला, ये वाला इलेक्ट्रॉन ही निकला, और ये वाले इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा है। समझना इस बात को कि अगर +1 है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये बच गया, इसका मतलब ये जो बच गया ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है, सिर्फ इसी ने बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लिया। तो अपन क्या बोलते हैं कि जो ये अंदर वाला पेयर है वो क्या हो गया, इनर्ट हो गया, इसने रिएक्टिविटी या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करा। बेसिकली उसको बॉन्ड फॉर्मेशन बोलेंगे कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करा है। तो ये सारी कहानी होती है किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। आपको तो इससे ध्यान में रखना है। ठीक, चलो, अगर 11 से कम होता है तो फिर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, कि अगर आपने 11 से एनर्जी कम देनी पड़ रही है, मतलब अगर 16 से ज्यादा हुई तो लोअर, 11 से ज्यादा है तो हायर, 11 से 16 के बीच में अगर चल रही है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, स्टेबल होगी। ठीक, जैसे यहां पर है, ठीक है, यहां पर है डिफरेंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सो Mg+2 इज मोर स्टेबल। अगर यहां पर आपका डिफरेंस जो है इन दोनों आयनाइजेशन एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस है वो 11 से कम है, तो आपके पास Mg+2 क्या है, ज्यादा स्टेबल होता है। बेसिकली वो डिफरेंस ही होता है। ठीक, टू डिटरमाइन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोअर वैल्यूज ऑफ IP बिफोर द फर्स्ट हाईएस्ट जंप। क्या कहना चाह रहा है, आसान भाषा में सुनो। बोरॉन, ठीक है, बोरॉन एक इलेक्ट्रॉन निकाला IE1, फिर उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन निकाला IE2, फिर उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन निकाला IE3, लेकिन उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3, 2s2 2p1। जैसे ही चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने गया, वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, और बढ़ी भी नहीं, बढ़ेगी तो सही बढ़ेगी तो सही, लेकिन जो जंप है वो बहुत ज्यादा हो गया, और इसी को बोला गया कि भैया हाईएस्ट जंप से पहले फर्स्ट हाईएस्ट जंप, यहां पर फर्स्ट हाईएस्ट आया है, हो सकता है इसके बाद और होगा जंप,
फर्स्ट हाईएस्ट जंप से पहले जितनी आयनाइजेशन एनर्जी आपको देखने को मिली, नंबर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। भैया नंबर ऑफ लोअर वैल्यूज ऑफ आईपी बिफोर फर्स्ट हाईएस्ट जंप, ये पहला हाईएस्ट जंप था, इससे पहले जितनी आयनाइजेशन एनर्जी आई उतना ही क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है। दिमाग मत लगाना कि अच्छा ये निकला, फिर अच्छा फिर ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, दिमाग मत लगाना। सिंपल सा पॉइंट है कि भैया जो ये जंप है, इस जंप से पहले, इस जंप से पहले जितनी आयनाइजेशन एनर्जी आई उतने ही क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो IE1 IE2 यहां तक तो सब बढ़िया चल रहा था, जैसे ही तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने गया, जैसे ही तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने गया लफड़ा हो गया, लफड़ा हो गया, जंप बहुत ज्यादा आ गया। तो भैया इस जंप से, ये बहुत 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 बड़ी वैल्यू है, इस जंप से पहले 2 आयनाइजेशन एनर्जी थी, इसीलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 हो गए। समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलो अगला देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए पॉजिटिव चार्ज के साथ बढ़ेगी, नेगेटिव चार्ज के साथ कम होगी। लॉजिक सिंपल सा है, Z इफेक्टिव काम कर रहा है, ठीक है। या फिर आप साइज वाला फैक्टर भी लगा सकते हो कि यहां पर इसका ही साइज सबसे ज्यादा है तो इसी की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो ये तो सिंपल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के साथ चलता है। चलो क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो, ट्राई करो। दे रखा है IP1 IP2 IP3 IP4 एंड IP5 ऑफ एन एलिमेंट आर इतना एंड इतना, तो बताओ एलिमेंट का कितना रिस्पेक्टिवली क्या होने वाला है। तो देखो मैं कुछ ढूंढ रहा हूं, मैं कुछ ढूंढ रहा हूं, मैं ढूंढ रहा हूं सडन जंप। इस वैल्यू को देखो, इस वैल्यू को देखो, 46 162 100 से ऊपर का डिफरेंस है, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज को देखो और 100 से ऊपर का डिफरेंस है, तो ये वो हाईएस्ट जंप हो गई। लॉजिक समझना, जो अभी क्वेश्चन करा समझो, ये वो हाईएस्ट जंप हो गई, ये वो हाईएस्ट जंप हो गई, और ये क्या हो गया, ये हो गए उससे पहले वाले आयनाइजेशन एनर्जी IE1 IE2 IE3 IE4 और ये IE5। हाईएस्ट जंप से आने वाली आयनाइजेशन एनर्जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भैया बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके केस में होते हैं, 2s2 2p2, 2s2 2p2, 2s2 2p2। और अगर आपको यहां पर भी एक गैप देखने को मिल रहा है, अगर आपको यहां पर भी एक गैप देखने को मिल रहा है तो वहां से आप एक और आइडिया लगा सकते हो, क्या, क्योंकि S से इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है, P के बाद अब S से निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा बहुत आयनाइजेशन का इंक्रीमेंट ज्यादा ही होगा, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक और सिंपल सा आंसर, ठीक है। तो ये होती है कहानी किसकी खत्म, ये होती है कहानी आयनाइजेशन एनर्जी की खत्म। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं आज, हम लोगों का आयनाइजेशन एनर्जी भी कंप्लीट हो चुका है, 3 टॉपिक हमारे हो चुके हैं, ओके। हमारी स्पीड केमिस्ट्री की रिवीजन सीरीज के 3 टॉपिक हो चुके हैं। कौन से चैप्टर के, पीरियोडिक टेबल के। लास्ट हमारे पास बचेगा अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। ये आपके पास लास्ट आपका फाइनल टॉपिक बचेगा, लास्ट लेक्चर, फिर उसके बाद जो भी हमारे पास सीक्वेंस है उसके हिसाब से काम करेंगे। बाकी बोलने की जरूरत तो है नहीं, है ना, बना हुआ आएगा अपने आप ही, फिर भी बोल देता हूं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाओ, ओके। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।